ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गुजरात विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार केवी प्रसाद। आज चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अब हिमाचल के बाद गुजरात राज्य भी चुनाव में उतरेगा। आने वाले दिसंबर माह में 1 तारीख और 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख जो कि पहले से निर्धारित है हिमाचल के जो चुनाव मतगणना होगी उसी दिन गुजरात के भी 182 सीट वाले सदन की गठन होना है। टंडन साहब, गुजरात के चुनाव पे लोगों की खासी नजर रहती है क्योंकि उस राज्य से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जुड़े हुए हैं। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का जो लोकतंत्र है उस पर दुनिया की नजर रहती है। बहुत से विकासशील देश जो हैं वो देखना चाहते हैं कि वहाँ इतनी सफलता से लोकतंत्र कैसे चलता है, कैसे शांतिपूर्वक मतदान होता है। और भारत को कुछ ऐसे गिने चुने देशों में ही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी चलती है, ईवीएम। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुजरात का जब चुनाव हो तो उस पर विशेष तौर से नजर रहती है पूरे देश की, पूरे विश्व की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो दोनों का उनका अपना राज्य है और वहाँ के चुनाव का जो महत्व है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। टंडन साहब, चुनाव आयोग ने ऐलान किया तारीखों का, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे नए कदम की बात की है जो कि इस बारी चुनाव आयोग की पिछले जो उनका अनुभव रहा है ताकि चुनाव और सरल हो, लोगों को आसानी हो और साथ ही साथ कोई इस तरह से ठोस कदम भी उठाए कि राजनीतिक में अपराधीकरण पे जो अंकुश लगाने की लगातार कोशिश हो रही है उस पे भी कैसे करें। 1-2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आज की घोषणा में। एक तो ये है कि मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जिसमें केवल महिलाएं ही तैनात होंगी, यानी 1274 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिनको पूरी तरह से महिलाएं ही चलाएंगी। एक और विशेष बात देखने में आ रही है कि क्योंकि गुजरात जो है वो तटीय प्रदेश है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ जो शिपिंग के कंटेनर होते हैं उनको भी दूर दराज के क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ये ऐसा पहली बार सुनने को आ रहा है। और सबसे और मजेदार बात ये है कि गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात के बहुत मशहूर, उनमें एक पोलिंग स्टेशन ऐसा बनाया गया है जिसमें केवल एक ही वोटर होगा। तो ये बड़े रोचक ऐसे प्रसंग हैं। और एक सबसे और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्टल से जो मतदाता है वो अपने उम्मीदवार की आपराधिक जानकारी भी मिल जाएगी। यानी अगर आप वेबसाइट पर KYC यानी नो योर कैंडिडेट कहते हैं, उससे वो जान जाएगा कि मेरे यहाँ पर जो किसी भी दल का उम्मीदवार है उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और इस तरह से कई ऐसी चीजें इसमें बनाई गई हैं, जैसे एक सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी नागरिक जो है यानी चुनाव आयोग से शिकायत भी कर सकता है, यानी किसी भी गड़बड़ी को लेकर, और 100 मिनट के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई भी होगी। और एक और बहुत मैं समझता हूँ मानवीयता की दृष्टि से ये है कि जो किन्नर हैं उनके एनरोलमेंट के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और उनको वोटिंग का अधिकार जो दिया गया है वो उसका उपयोग कर सके। इसके लिए किन्नर के एनरोलमेंट का स्पेशल कैंप होगा। और इसी तरह से जो वरिष्ठ नागरिक, उनको घर से वोट करने की सुविधा होगी। यानी वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोट की सुविधा का अर्थ है और उनके लिए सुगम पोलिंग स्टेशन होंगे और उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर भी रखे जाएंगे। तो वरिष्ठ नागरिकों को एक पहल दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसी तरह से दिव्यांगों के लिए भी पोस्टल बैलेट का विकल्प रहेगा। ये कुछ एक ऐसे फीचर्स थे जो ये दिखाते हैं कि हमारा लोकतंत्र बड़ा सजग है, जागरूक है और चुनाव आयोग समय समय पर उसमें इस तरह की नई बातें लाकर लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं। और एक और बड़ी मैंने रोचक बात देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने कहा, राजीव कुमार ने, कि मीडिया जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन्होंने मीडिया के जरिए देश की जनता से अपील की और जो मीडिया को भी कहा कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करें। इसके लिए भी उन्होंने मीडिया से अपील की। चुनाव आयोग ने ये सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ नामों के साथ हम अभी तक देखते हैं कि पार्टी के चुनाव चिन्ह लगते हैं। इस बारी ये सुझाव दिया गया कि
प्रत्याशी है उनके फोटो रखे जाए और उसकी पीछे मंशा ये है कि एक ही नाम के अगर दो प्रत्याशी हों तो जब मतदाता अपना मत का अधिकार कर रहे हैं तो उनमें कोई संकोच ना हो कि वो किस व्यक्ति को वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग एक बड़ा सजग संगठन है और वो बड़ी सक्रियता के साथ अपने जो पुराने अनुभव है उनसे सीख लेकर ये बदलाव करते रहे और उसी कड़ी में हमने देखा कि इस बार कई ऐसे किए जा रहे हैं प्रयोग। और गुजरात विधानसभा की जैसे हम जानते हैं कि कुल 182 सीटें हैं, इनमें से 40 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, अनुसूचित जातियों के लिए 27 सीट आरक्षित हैं। और जैसा कि हम जानते हैं 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी और उनको स्पष्ट बहुमत मिला था और कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को और उसमें उनको 77 सीट मिली थी। 2 सीटें जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी और 1 सीट एनसीपी को गई थी और 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार गुजरात में बहुत लंबे समय तक भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला रहा। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है, तो ये एक नया 2 पार्टी सिस्टम जो गुजरात में बहुत लंबे समय से चल रहा था उसमें इस बार त्रिकोणा जो है वो एक तरह से मुकाबला होगा और ये भी एक रोचक बात है जिसकी ओर हमें लगा कि हमें ध्यान देना चाहिए। और गुजरात में 182 सीट है तो बहुमत के लिए 92 सीट की आवश्यकता होती है। तो चुनाव आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो गुजरात के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, बचे हुए जो 93 सीटें हैं उनमें दूसरे चरण में मतदान होगा। तो ये 2 चरणों में जो मतदान गुजरात में किया गया है और उससे एक तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आसानी होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की जो सुविधा मिलती है उसको देखते हुए 2 चरणों में ये कुल मतदान करने की बात हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3.2 लाख नए मतदाता आए हैं और इसी तरह अगर हम बात करें तो 2 चरणों के चुनाव जो होने की बात हुई है, 1 दिसंबर को और दूसरा 5 दिसंबर को, तो पहले चरण की अधिसूचना जो जारी होगी यानी जिस दिन से नामांकन शुरू हो जाएगा वो होगी 5 नवंबर। तो ये तो बिल्कुल ही जैसे कहें कि सिर पर आ गया है। और दूसरे चरण की जो अधिसूचना है वो 10 नवंबर को होगी। तो चुनाव का बिगड़ बच गया जैसे आपने ठीक कहा। और आज से आचार संहिता भी लागू हो गई। तो इसका अर्थ है कि अब सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती, कोई भी चुनाव यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का कार्यक्रम भी नहीं लिया जा सकता। तो ये भी आज एक तरह से हम कहें तो अब 2 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने देखा जैसे इसमें हिमाचल में तो प्रक्रिया चल ही रही थी, आज से गुजरात में भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरह से चुनाव अभियान चलाएंगे और उसके लिए भी जो चुनाव आयोग की आचार संहिता रहती है उसके बारे में भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, उसमें किसी तरह की हिंसा ना हो और इसके लिए जो पर्यवेक्षक रखे जाते हैं जिसकी ओर आपने भी इशारा किया, वो पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। और ये कहना यहाँ पर भी बिल्कुल उपयुक्त होगा कि किस तरह से इस चुनाव में पैसे का खर्चा होता है, कहाँ से उम्मीदवार अपना ये धनराशि लाते हैं, उस पर नजर रखने के लिए भी जो हमारे रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति होती है। और हम देखते हैं कई बार कितनी बड़ी मात्रा में कैश जो है वो पकड़ा जाता है। और दूसरा धनबल को कैसे रोकना और इस तरह से जो और ऐसी अनैतिक गतिविधियां होती हैं, शराब वगैरह, इस पर भी नजर रखी जाती है। तो कुल मिलाकर बड़े सजग तरीके से चुनाव आयोग ये चुनाव करवाता है ताकि किसी प्रकार की ना धांधली हो, ना बूथ कैप्चरिंग हो, ना और ऐसे जैसे आपने कहा कि फोटो भी लगाने की बात हुई है। तो इस तरह से सुधार करते करते हम देख रहे हैं कि हमारा चुनाव आयोग बहुत ही सतर्कता के साथ ये चुनाव करवाता है। इसलिए दुनिया का विश्वास है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होते हैं और हिंसा नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद टंडन साहब। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गुजरात विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।